हेलो। तो आज अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अपना वो चैप्टर रह रहा है सॉल्यूशन वाला, उसमें रह रहा है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड ऑफ गैसेज। क्या पढ़ रहा है? सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड ऑफ गैसेज। तो गैस की द्रव में विलेयता, यानी गैस द्रव में कैसे घुलती है ना। अब देखो, गैस की द्रव में विलेयता क्यों जरूरी है अपने लिए। जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन किससे लेते हैं? जल से लेते हैं। अब ऑक्सीजन जल में घुलेगी तभी तो वो जलीय जीव ऑक्सीजन ले पाएंगे, है ना। तो जो गैस की द्रव में विलेयता एक अच्छा टॉपिक और काम का टॉपिक है ना। तो जो अब अपन क्या कर सकते हैं कि गैस है वो एक अलग स्टेज है, गैस स्टेज, और द्रव है जो लिक्विड स्टेज में होता है ना। अपन को पता है कि अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है तो अपन जानते हैं पहली बात तो समान को बोलता है। तो गैस है जो लिक्विड में कब घुलेगी? जब गैस है जो खुद लिक्विड बनेगी। क्या होगा? खुद लिक्विड बनेगी, क्योंकि समान को बोलता है। अब लिक्विड तो गैस बनेगा नहीं, विलायक तो लिक्विड है। द्रव में बोल रहे हैं अपन विलायक, यहाँ पर द्रव है। विलायक क्या है यहाँ पर अपने पास? विलायक क्या है? द्रव। और द्रव अपन H2O वाटर ले लेते हैं, विलायक, है ना। तो विलायक अपने पास वाटर है। तो अब गैस को वाटर में घोलने के लिए उस गैस को पहली बात तो द्रवित होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? द्रवित। तो सीधी सी पहला पॉइंट तो यही है कि जो गैस आसानी से द्रवित हो जाए, है ना, जो आसानी से द्रवित हो जाए वो किसी भी विलायक में आसानी से घुल जाती है। आसानी से घुल जाती है या विलय हो जाती है ना। अब जो गैस आसानी से द्रवित हो जाए, अब द्रवित होने के लिए मतलब गैस है जो गैसीय स्टेज से उसे लिक्विड स्टेज में आना होना चाहिए आसानी से। अब आसानी से आना होना चाहिए मतलब पहली बात तो अब कोई गैस है जो गैसीय स्टेज से लिक्विड स्टेज में आ रही है। गैस है जो गैसीय स्टेज से लिक्विड स्टेज में आ रही है, मतलब अपन ने क्या बोला था कि अगर कोई चीज़ को ठंडा करना होता है, गैस है, गैस को द्रव करने के लिए उसे ठंडा तो करना पड़ेगा ना, ठंडा करना पड़ेगा। तो जो मतलब गैस है जो आसानी से लिक्विड बन रही है, मतलब कि ठंडी हो रही है गैस, गैस ठंडी होके ही तो लिक्विड बनती है ना, है ना। ठंडी होकर लिक्विड बनती है। तो ठंडी होकर लिक्विड बनती है तो क्या करती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? वो ऊर्जा। अब क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर किसी चीज़ को ठंडा करता है, जमाता है। मतलब देखो, वाटर लिक्विड, जो गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर क्या बनता है? सॉलिड, है ना। भाप, जल और बर्फ, ऐसे बनता है। तो क्या करता है इसके लिए वो फ्रीजर? क्या करता है? इसकी एनर्जी, मैंने कल बताया था ना, इसकी एनर्जी को खींचता है, इसके अंदर की ऊष्मा को खींचता है। मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब गैस से लिक्विड बनना क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इतना समझ आ गया अपन को। गैस से लिक्विड बनना क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि गैस है वो अपनी एनर्जी को छोड़कर, एनर्जी निकलती है गैस में से, तभी तो वो लिक्विड बनती है। यही काम तो रेफ्रिजरेटर करता है। उसकी गर्माहट को खींच लेता है, उसकी हीट को खींच लेता है, हीट को खींच लेता है, हीट को। तो उससे क्या होता है? वो लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड की हीट को खींच के वो सॉलिड में बदल देता है। यही तो काम करता है रेफ्रिजरेटर। तो पहली बात तो गैस का द्रव में घुलना। अब देखो, गैस का लिक्विड बनना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और गैस के द्रव में घुलने के लिए उसे लिक्विड बनना यानी आसानी से द्रवित होना चाहिए। तो मतलब गैस का द्रव में घुलना
या विलय होना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। याद रखने वाला पॉइंट है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो मैंने क्या बताया था कि जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं उनके लिए तो डेल्टा एच का मान होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है ना। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती हैं जो एनर्जी देती है उनके लिए डेल्टा एच है वो लेस देन जीरो होता है, मतलब डेल्टा एच है जो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखने की बात है। अब अपन इतना अपन को समझ आएगा कि गैस है जो द्रव में जब भी घुलेगी जब वो आसानी से द्रवित हो जाएगी। अब गैस को द्रवित होने के लिए उसमें क्या होती है, गैस का कोई भी चीज़ गैस का लिक्विड में बनना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसमें से एनर्जी निकलती है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इतना अपन को समझ आ गया। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विड में घुलती है और कौन सी देर से घुलती है। ठीक है, तो अपन को देखो ये द्रवित वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। अब अपन बात करते हैं कि मान लो कोई गैस है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है मतलब वो एनर्जी निकालेगी। और फिर क्या बताया मैंने कि गैस का लिक्विड में बनना है। अब लिक्विड में बनना है मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए गैस, जब भी तो लिक्विड बनेगी। तो जो गैस जितने अधिक टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी, है ना, जो गैस जितने अधिक टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विड बनाएगी। जैसे कोई गैस है, ये एक गैस ए है, ये मान लो 80 डिग्री टेम्परेचर पर ही द्रवित होना स्टार्ट हो जाती है। तो 80 टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 80 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये द्रवित हो जाती है। तो ये वातावरण में पाई कैसी जाएगी? सिर्फ द्रव के रूप में पाई जाएगी। ये गैस कैसी पाई जाएगी? द्रव के रूप में। कोई गैस भी है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर द्रवित होती है ना। कोई गैस 20 डिग्री टेम्परेचर पर द्रवित होती है। तो मान लो ये गैस वातावरण में द्रव में भी पाई जा सकती है और गैस में भी। द्रव में कहाँ पाई जाएगी है? जहाँ ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाके, क्योंकि ठंडे इलाकों में टेम्परेचर 20 से कम होता है, 20 से कम होता है। लेकिन सामान्य रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब नॉर्मली ज़्यादातर इलाकों में यह ये जो बी गैस है वो गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। क्योंकि ये जो इसका जो जो द्रव का द्रवित होने का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये कहीं ना कहीं जिसका टेम्परेचर जो गैस जितने अधिक तापमान पर द्रवित होती है वो उतनी ही आसानी से घुल सकती है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक टीसी शब्द का यूज किया जाता है। टीसी, इसे कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप है ना, है ना, क्रांतिक ताप। अब जिस गैस का, मैं देखो लाइन बोल रहा हूँ, जिस गैस का क्रांतिक ताप यानी टीसी ज़्यादा होगा उसका द्रवण आसान होगा, उसका द्रवण भी आसान और ज़्यादा होगा, उसका द्रवण भी आसान और ज़्यादा होगा। अब क्रांतिक ताप क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। क्रांतिक ताप कौन सा ताप होता है? टीसी वह ताप होता है, टीसी वह ताप होता है जिस ताप से ज़्यादा ताप पर, मैंने क्या बोला था कि बी गैस है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही द्रवित होगी। 20 से अगर 21 हो गया तो कभी भी द्रवित नहीं हो सकती। 20-80 अगर गैस ए के लिए 80 से 81 टेम्परेचर 80.5 डिग्री सेल्सियस भी हो गया ना तो वो कभी द्रवित होगी नहीं। वो होना द्रवित होगी 80 डिग्री टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर पर। बी द्रवित होगी 20 या इससे कम टेम्परेचर पर। समझ आ रही है बात? तो वह ताप, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस ताप से ज़्यादा ताप पर, जिस ताप से ज़्यादा ताप पर गैस कभी
भी द्रवित नहीं हो सकती है। यानी वह ताप जिस ताप पर वह, यानी किसी गैस के लिए, ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए, जैसे बी गैस का क्रांतिक ताप 20 था, ए गैस का क्रांतिक ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड 80 था, कोई के लिए 75 होगा, कोई के लिए -180 होगा। बहुत सी गैसें होती हैं जिनका -180 होता है, मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी द्रवित नहीं होंगी, ऐसी गैसें भी होती हैं। और जितनी भी जो अपन को वायुमंडल में गैसेस दिखती हैं, जैसे N2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इनका जो इनका जो क्रांतिक ताप होता है वो लगभग -20 -30 इससे कम ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन गैस है, अगर इसका क्रांतिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता या 5 डिग्री सेल्सियस होता, तो जो ठंडे इलाके होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, उनमें तो टेम्परेचर -10 डिग्री चल जाता है, तो वहाँ तो ऑक्सीजन जम जानी चाहिए, ऑक्सीजन लिक्विड बन जानी चाहिए, ऑक्सीजन है वो लिक्विड बन जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। नाइट्रोजन गैस है, लिक्विड तो नहीं बनती है ना वहाँ पर। जो वायुमंडल की जो गैसें हैं वो लिक्विड थोड़ी बनती हैं, -10 डिग्री टेम्परेचर पर -20 डिग्री, तो इनका जो क्रांतिक ताप है वो बहुत कम होता है। अब उस क्रांतिक ताप तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं द्रव नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन N2 गैस होती है, N2 गैस का तो लगभग -1000 या -2000 के समथिंग होता है क्रांतिक ताप, मतलब इतने कम ताप पर जमती है ये गैस, -2000 3000 टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन गैस। तभी तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस इतनी महंगी होती है। और इसी में है ना, जो अच्छे अच्छे फल होते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं, जो जो ह्यूमन बॉडी होती है, इनको स्टोर करके रखा जाता है इतने कम टेम्परेचर पर, क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है वो होती लिक्विड इतने कम टेम्परेचर पर है ना। तो देखो, अब यानी किसी गैस के लिए क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस ताप से ज़्यादा ताप पर, वो ताप से ज़्यादा ताप पर कभी भी गैस द्रवित नहीं हो सकती, कभी भी कोई गैस है वो द्रवित नहीं हो सकती, चाहे चाहे अपन कितना भी कंप्रेस कर लें। अपन देखो दाब बढ़ाकर भी गैस को द्रवित कर सकते हैं, जैसे अपन ने कैसे करते हैं, जैसे एलपीजी गैस होती है, पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी होती है, ये अपनी ऐसी गैसेज होती हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ऊपर इनका क्रांतिक ताप होता है। क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर इनका क्रांतिक ताप होता है। तभी तो जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है या एलपीजी वाली गाड़ी होती है, वो ठंडे प्रदेशों में कारगर नहीं होती, क्योंकि वो उनकी जो गैस होती है वो जम जाती है। इसलिए जो सीएनजी या एलपीजी वाली गाड़ियाँ होती हैं वो ठंडे प्रदेशों में कारगर नहीं होती, क्योंकि वो लिक्विड बन जाती है वहाँ। एक तो पहली बात तो उन्हें कंप्रेस करके रखा जाता है, फिर ऊपर से टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन उस गैस को लिक्विड बनाने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए सीएनजी और एलपीजी वाली गैसेस सिर्फ और सिर्फ गर्म प्रदेशों, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों, जैसे अपने एशिया वाले महाद्वीपों, ऐसे जगहों पर ही चलती है। ध्रुवीय प्रदेशों पर सीएनजी एलपीजी वाली गैसेस नहीं काम आती कहा व्हीकल्स के लिए, है ना। तो इसमें देखो, वह क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस ताप से ज़्यादा ताप पर गैस कभी भी द्रवित नहीं हो सकती, दाब चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, कितना भी बढ़ा दिया जाए, मतलब दाब अपन कितना बढ़ा लो, अगर टेम्परेचर क्रांतिक ताप से ज़्यादा चला गया, मतलब कोई गैस है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही द्रवित होती है, उसका क्रांतिक ताप 21 डिग्री सेल्सियस है, तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाब, अगर प्रेशर को अपन अनंत कर दें, तब भी गैस द्रवित नहीं होगी, गैस है जो द्रवित नहीं होगी। समझ आई ये बात? क्रांतिक ताप की परिभाषा समझ आई, है ना। ठीक है, चाहे दाब अपन कितना ही बढ़ा दें वो गैस द्रवित नहीं होगी। अब अपन को ये समझ आ गया। अब देखो, अब
मैंने ये क्रांति किताब का लफड़ा भी समझ आ गया अपन को गैस गैस का द्रवीकरण भी समझ आ गया कि द्रव कैसे करना होता है। अब अपन कुछ मेन पॉइंट बात करते हैं। तो देखो, गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे अपन अपन विलायक ले रहे हैं, है ना। अगर विलायक में कोई चीज़ है, देखो मैंने क्या बताया था, समान समान को बोलता है, समान है जो समान को बोलता है ना, है ना। तो देखो, H2 कैसा अणु है? H2O एक ध्रुवीय प्रकृति का अणु है ना, ध्रुवीय प्रकृति का अणु है। अब इसमें विलेयता देखते हैं अपन, एक तो गैस लेते हैं O2 और एक गैस लेते हैं HCl। तो कौन सी ज़्यादा विलेय होगी? HCl खुद एक ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय। और ये कैसा है? अध्रुवीय है, अध्रुवीय इसे कह सकते हैं सहसंयोजक बंध वाला है, ये आयनिक बंध वाला है ना। तो जो HCl है उसकी विलेयता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि HCl है जो क्या बना लेता है, ये HCl में आकर्षण होता है जल के लिए। अब देखो, HCl का क्या होता है, HCl जल को आकर्षित करता है। अब HCl में आपस में आकर्षण ज़्यादा होता है, O2 गैस की तुलना में HCl में ज़्यादा आकर्षण होता है, क्योंकि ये तो एक अध्रुवीय बंध है। इसमें इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं। O2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, लेकिन Cl परमाणु की En कितनी होती है? 3.5 होती है। और ये H+ को टाइटली बाउंडेड रखता है। मतलब इसका जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है आपस में O2 से। O2 का आकर्षण बहुत कम है। O2 एक अध्रुवीय बंध है इस कारण। तो ये ध्रुवीय है ना। इसकी वजह से आकर्षण बहुत ज़्यादा है। तो जिस गैस का, मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ, तो जिस गैस के अणुओं जिस गैस के अणुओं में आकर्षण ज़्यादा होता है उसका द्रवण आसान होता है। अब जिस गैस के अणुओं में आकर्षण ज़्यादा होता है तो उस गैस का द्रवण आसान होता है। तो सीधी सी बात है, ध्रुवीय अणु होते हैं ना, जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनका द्रवण आसान होता है अध्रुवीय से। क्योंकि अध्रुवीय अणुओं में कम आकर्षण होता है। क्या होता है? कम आकर्षण होता है ना, क्योंकि उनमें डेल्टा En का अंतर नहीं होता। या फिर अपन कह सकते हैं कि जो सहध्रुवीय या अध्रुवीय या सहसंयोजक बंध वाले अणु होते हैं ना, उनमें आकर्षण कम होता है ना। तो अब अपन देखते हैं कि जो जिनमें आकर्षण ज़्यादा होता है ना। अब देखो, ये बात अपन को समझ आ गई, जिन गैसों में आकर्षण ज़्यादा होता है उनका द्रवण आसान होता है। ये वाला बात याद मत रखना, ध्रुवीय अध्रुवीय वाला, है ना। अब देखते हैं अपन कि कुछ गैसें देखते हैं अपन। जैसे गैसें लेते हैं अपन N2 गैस। N2 गैस को एक अपन कहते हैं, अपन है ना, इसे आभासी क्या कहते हैं? इसे आभासी अक्रिय गैस। ये वर्चुअल अक्रिय गैस होती है। मतलब भाई, ये N2 एक ट्रिपल बॉन्डेड रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्डेड अणु है। इस अणु को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये N2 गैस एक जो अक्रिय गैस, आदर्श गैस होती है ना, उनकी तरह व्यवहार करती है। ये अक्रिय गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। मतलब रिएक्शन करना इम्पॉसिबल है इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो जब अपन वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, कौन सा? नाइट्रोजन कंपाउंड वाला। तो नाइट्रोजन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी N2 रिएक्शंस होती हैं, वो सब हाई टेम्परेचर पर होती हैं। क्यों? क्योंकि N2 को तोड़ना, N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो
N2 क्या है, एक अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। अब N2 है जो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है, तो इसके अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है ना? तो इसका जो टीसी है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो इसका टीसी बहुत कम होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी कम। 1000 क्या 10,000 के समथिंग होता है शायद, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी कम। अब जिन गैसों का जैसे जह जो गैसेज होती हैं जिनमें आकर्षण ज़्यादा होता है उनका टीसी होता है वो ज़्यादा होता है ना? और उनका द्रवण भी आसान होता है। N2 गैस का द्रवण बहुत मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है N2 गैस का द्रवण, कठिनाई से द्रवण होता है। इतना समझ आ गया? आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण क्रांतिक ताप में वृद्धि और कमी, इतनी समझ आ गई। चलो अब अपन बात करते हैं विलायक की प्रकृति। देखो विलायक की प्रकृति तो वही है, वह गैस जो किसी विलायक में आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हो, उस विलायक में आसानी से विलय होती है। मैंने बताया था H2O है, ध्रुवीय है, तो इसमें कौन घुलेगा? ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं? HCl होते हैं, HBr होते हैं, HI होते हैं, ये सब ध्रुवीय अणु होते हैं। ये इसमें जल्दी घुलते हैं, HI नहीं घुलेगा क्योंकि HI कभी ये स्टेबल ही नहीं है। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि I है, H की साइज इतनी सी, I की साइज इतनी बड़ी, है ना? तो I है तो 2 HI, ये एक H, ये HI, है ना? ये HI है, ये HI है, तो ये क्या करता है? ये I आपस में मिलके I2 बना लेते हैं क्योंकि ये HI से ज़्यादा स्टेबल है I2, और यहाँ H2 गैस अलग हो जाती है, तो H2 और I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HI कभी स्टेबल होता ही नहीं है ना? HI कभी स्टेबल होता ही नहीं है। तो क्या ये ध्रुवीय वाले रिएक्शंस देगा HI? नहीं देता है। जितनी भी रिएक्शंस में H प्लस निकलता है, देखो HCl है उससे H प्लस निकलता है, HBr है उससे भी H प्लस निकलता है, HI है उससे भी H प्लस देता है, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा, क्योंकि HI तो एग्जिस्ट ही H2 प्लस I2 के रूप में करता है, तो ये तो H प्लस वाली रिएक्शन देगा ही नहीं आसानी से, है ना? HBr है उसकी साइज कैसी होती है? इतनी, तो ये H प्लस आसानी से देता है, और ये कैसे देता है? आसानी से, जल्दी, है ना? जल्दी आसानी से देता है। और HCl है उसमें अंतर कम होता है, तो ये धीरे देता है ना? और फास्ट देता है और ये धीरे धीरे ये फास्ट देता है ये HCl। तो जो H ये वाली रिएक्शन से जब भी तो अपन, है ना, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन, उनमें HBr लेते हैं या HCl लेते हैं। HBr का यूज़ तब करते हैं जब अपन को रिएक्शंस के जो पद होते हैं उनका अध्ययन करना होता है, रिएक्शंस के पद का अध्ययन करना होता है, तब अपन HBr यूज लेते हैं, क्योंकि जो HBr है वो धीरे धीरे H प्लस देता है, जिससे रिएक्शंस को अपन आसानी से देख सकते हैं, उस रिएक्शन को अपन आसानी से एब्जॉर्व कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, H प्लस कहाँ कहाँ जा रहा है ना? HCl है वो फास्ट देता है, और HF होता है ना, ये तो विस्फोटक होता है। ये रिएक्शन में H प्लस इतनी तीव्र गति से देता है, HF इतनी तीव्र गति से देता है कि अगर कोई रिएक्शन अपन कराते हैं तो वो रिएक्शन फट जाती है, एकदम ब्लास्ट वाली रिएक्शन होती है। तो इसका तो यूज़ करते ही नहीं है प्रैक्टिकल में, इसका और इसका यूज़ करते हैं, इसका भी नहीं करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा वो बता दिया केमिस्ट्री में, है ना? तो अब देखो H2O में कौन घुलेगा? ये घुलते हैं H2O में, क्यों? क्योंकि ये हैं आपस में, ये इस H2O में आयंस के रूप में टूट जाते हैं, ये सब आयंस के रूप में टूट जाते हैं H2O में। तो ये हैं जो द्रव में ज़्यादा विलय होते हैं। तो जल में कौन सी गैस विलय होगी? जल में N2 ज़्यादा विलय होगी या NH3? NH3 है वो कैसा है? ध्रुवीय है, तो इस जल में ज़्यादा विलय होगा, N2 कम विलय होती है ना? तो जल में सबसे ज़्यादा विलय कौन सा होगा? N2 गैस, ऐसे, है ना? अब ताप की प्रकृति देखो, ताप का प्रभाव,
ताप का प्रभाव, देखो मैंने क्या बताया था। अब ताप का प्रभाव किससे पता चलता है अपन को? वही उसकी जो अभिक्रिया की एंथैल्पी से, डेल्टा एच से। अब अपन में क्या बताया कि जो द्रव है, जो गैस है, गैस को लिक्विड में घुलने के लिए खुद लिक्विड होना पड़ता है, गैस का द्रवण होना पड़ता है, द्रवण कराना पड़ता है गैस को लिक्विड बनना होता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके लिए डेल्टा एच है जो नेगेटिव होता है। अब जो अभिक्रिया खुद ऊष्माक्षेपी है, वो ताप बढ़ाने पर क्या लिक्विड बनेगी? नहीं। किसी गैस को टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड की जगह वो खुद और उसको, उसके अणुओं को और एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो वो और गैस के अणु हैं जो दूर दूर जाएंगे, है ना। तो ताप बढ़ाने पर द्रवण कठिनाई से हो जाता है, द्रवण में कठिनाई आ जाती है, द्रवण में कठिनाई आ जाती है ना। द्रवण में कठिनाई आ जाती है तो क्या है? तो देखो, गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, बहुत ज़्यादा घटती है। ठीक है। तो देखो, गैसेज है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के कारण ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। तो अभिक्रिया है जो किस दिशा में जाएगी? इधर, इस वाली स्थिति में जाएगी, लिक्विड से उल्टा गैस बनने को जाएगी। अब देखते हैं, अब देखो, इसलिए अब देखो, जल में क्या गोली होती है? जल में क्या होती है? O2। और जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, वो O2 किससे लेते हैं? जल से। O2 जल से लेते हैं। तो जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे, उनमें O2 की विलेयता होती है जो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ताप कम होता है, विलेयता ज़्यादा होती है। तो ठंडे इलाकों में जलीय जीव होते हैं, वो आसानी से श्वसन प्रक्रिया कर पाते हैं। ठीक है। वो जो जलीय जीव होते हैं, तभी तो जलीय, देखो, तभी तो बड़े बड़े महासागरों में जो नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ जलीय जीव पाए जाते हैं, लेकिन पादप वादप वहाँ नहीं पाए जाते, फाइकोप्लैंक्टन से पाए जाते हैं, है ना। तो अब है लास्ट, अब मैंने इतने सारे बता दिए हैं ना। लास्ट है दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव क्या होता है गैस की विलेयता पर, वो देखते हैं, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जो दाब का प्रभाव है ना, यानी गैस की द्रव्य, द्रव्य नहीं, द्रव है ये, पहली बात तो देखो, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, मैं ये और बता देता हूँ। द्रव तो लिक्विड होता है, और जो द्रव्य है वो क्या होते हैं? कण होते हैं, कण, पार्टिकल। पार्टिकल को अपन केमिस्ट्री साइंस की भाषा में द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य, परमाणु, इनको द्रव्य कण कहा जाता है ना। तो द्रव और द्रव्य में अंतर होता है ना। तो गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव हेनरी ने बताया। जो गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव है, वो हेनरी ने बताया। तो उसे अपन क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी के नियम। तो देखो, गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी नियम ने बताया, है ना। तो इस कारण इस नियम को क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। अब देखो, अगर अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, है ना, देखो, देखो, पहली बात तो सीधी सी बात है, दाब बढ़ाने पर जो गैस है उसका द्रवण आसान होता है। गैस का द्रवण है जो आसानी से हो जाता है, पहली बात तो। अब उसने इसे कैसे समझाया? उसने ऐसे समझाया कि जो गैस है, जैसे एक कंटेनर है, ये इसमें विलायक भरा है। क्या भरा है? ये क्या है? अपना विलायक H2O। क्या है? विलायक। मैं ना प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है, अपन बाहर से कोई, ये कंटेनर है और, है ना, इसमें ये होल है, इससे अपन एक जो गैस, कोई भी गैस ये डाल रहे हैं, ठीक है। गैस डाल दी अपन ने, तो गैस की वाष्प होगी यहाँ पर,
है ना। और कुछ गैस अपने इसमें घुल भी जाएगी, है ना, है ना। और कुछ गैस है जो ऊपर ऊपर होगी। अब देखो ये वाला वही वाला सिस्टम नहीं आएगा क्या, ये गैस ये द्रव, तो इनमें आपस में क्या आ जाएगा, सामने भी आएगा एक, है ना। और क्या होगा, वही वाष्प दाब वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसकी मोल भिन्न कुछ अलग होगी, इसकी मोल भिन्न कुछ अलग होगी, है ना। वही वाष्प दाब वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो सीधी सी बात है, इसने कहा कि निश्चित ताप पर वाष्प प्रावस्था में गैस का आंशिक दाब, इसने जब गैस को बोलते हैं तो वाष्प अवस्था है। वाष्प अवस्था में गैस का जो आंशिक दाब P है, गैस का जो आंशिक दाब P है वो समानुपाती होता है। वो वो समानुपाती होता है, मतलब वो समानुपाती होता है किसके, इस द्रव में उपस्थित गैस की मोल भिन्न के। और द्रव में उपस्थित गैस की मोल भिन्न को क्या कहते हैं अपन, XA। द्रव में उपस्थित मोल भिन्न क्या होती है, X। और इसमें उपस्थित मोल भिन्न को अपन गामा कहते थे, है ना। तो इसमें उपस्थित मोल भिन्न की समानुपाती होता है X के। तो P, अब समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो KH एक हेनरी नियतांक आ जाता है। ये हो गया इसका नियम खत्म। तो मैं एक बार लैंग्वेज लिख देता हूँ। लैंग्वेज है निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर वाष्प प्रावस्था में गैस, अरे यार, गैस का आंशिक दाब विलियन में गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलियन में उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये परिभाषा याद रखनी है। अब देखो, अब ये परिभाषा का गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव से कोई संबंध है क्या, नहीं दिख रहा अपन को कोई संबंध है, लेकिन है संबंध। कैसे, मान लो अपन ने कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब अपन ने उसमें ऊपर से गैस को डाल दिया, ठीक है, गैस को डाल दिया। अब गैस क्या होगी, अब जैसे जैसे अपन गैस को डालते जाएंगे तो गैस का दाब बढ़ता जाएगा। गैस का दाब बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, हाँ, गैस को डालेंगे तो गैस का दाब बढ़ेगा। अब गैस का दाब बढ़ेगा तो गैस का जो दाब है ना, वो गैस का जो दाब है वो बराबर किसके होगा, उस, अब देखो गैस का दाब डायरेक्टली समानुपाती हो रहा है। अगर गैस का दाब अपन बढ़ाएंगे, गैस का दाब अपन बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं गैस का दाब, तो वो विलायक में उपस्थित गैस की मोल भिन्न, ये क्या है, विलायक में विलियन में उपस्थित गैस की मोल भिन्न। अगर दाब को बढ़ाते हैं अपन तो विलायक में जो उसकी मोल भिन्न है वो भी बढ़ जाती है, मतलब गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। इनडायरेक्टली है ये, क्या है ये, इनडायरेक्टली है। समझ आ रहा है ना, है ना। तो जो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखो, समानुपाती का ग्राफ एक ही बनता है, ये वाला। और इसमें जो समानुपाती कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, KH, इसकी स्लोप हो जाएगी, है ना। P दाब बढ़ा रहे हैं इधर, X मोल भिन्न बढ़ती जा रही है दाब बढ़ाने पर, वही है बस, ठीक है। अब देखो हेनरी नियतांक समझ आ गया, मोल भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जो गैस की द्रव में विलेयता को मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हेनरी नियतांक क्या है, हेनरी नियतांक है ना ये KH, है ना। ये KH क्या है, हेनरी नियतांक होता है, पहली बात तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। दूसरी बात, एक गैस के लिए भिन्न भिन्न तापों पर अलग अलग होता है, अलग होता है। देखो, अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है, वो तो फिक्स है। लेकिन यह एक गैस के लिए भी, क्योंकि देखो अपन निश्चित ताप पर बात कर रहे हैं, तो ये एक गैस के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। KH
है जो निर्भर किस पर करता है, निर्भर किस पर करता है, केएच है जो गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है, गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है है ना। तो देखो किसी दिए गए दाब पर, अब देखो एक अगर अपन पी को कांस्टेंट कर दें, है ना, अगर पी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें अपन, पी को प्रेशर को, तो अलग अलग ताप पर, अलग अलग ताप पर के एच की वैल्यू होगी जो अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। के एच की वैल्यू है जो ताप अलग अलग ताप पर अलग अलग होगी। तो कैसे होगी, के एच है जो समानुपाती होता है टेम्परेचर के, मतलब पी कांस्टेंट है, अगर अपन पी कांस्टेंट है तो ताप को अगर बढ़ाया जाए तो के एच का मान है वो बढ़ेगा, के एच का मान है वो बढ़ेगा। अब देखो अगर अपन के एच, अगर देखो पी कांस्टेंट है अपने पास, है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के एच बढ़ रहा है। अब के एच बढ़ रहा है ना, के एच है जो बढ़ रहा है तो गैस की द्रव्य विलेयता है वो घटेगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता घटती है। तो के एच बढ़ा के और टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच बढ़ता है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच है जो बढ़ेगा और विलेयता है वो घटेगी। टेम्परेचर घटाने पर के एच है जो नहीं, हाँ, घटेगा और विलेयता बढ़ेगी। ये है हेनरी के नियम का कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चंस देखो, गैस दे दिया और ना गैस की द्रव्य विलेयता का टेम्परेचर दिया है नहीं। अब देखो, अब जिसकी गैस की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो गैस की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम किसकी है, सबसे ज़्यादा कम किसकी है, इसकी माइनस में आ गई ना। अपन को इनको ध्यान रखना है, माइनस में आ गई, ये 0 पॉइंट है, फिर माइनस ये वाला सबसे ज़्यादा विलेयता इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आर्गन की सबसे विलेयता कम है क्योंकि आर्गन है जो क्या है, एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और ये क्या है, SCHO, ये क्या है, ये सभी अक्रिय गैसेस नहीं है, तो इनकी विलेयता तो ज़्यादा ही होगी। सीधी सी बात है, यहाँ से भी कर सकते हैं अपन कॉन्सेप्ट को, है ना। तो देखो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब अपना आ गया है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो अब यहाँ तक एक बार इसने हेनरी नियम को, है ना, और ये गैस की तरफ में विलेयता को देखना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी याद भी हो जाता है ना, है ना। तो और देखो अब देखो ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका एक वन शॉट बना दूंगा 1-1.5 घंटे में, जिसमें मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा सब। और तुम है ना एक्सरसाइज 1 और 2 लगा लेना, जिसके बाद में है ना उनके डाउट भी क्लियर करा दूंगा। अब अपन नया चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर कल से रेगुलर इसके ढंग से क्लास लेंगे, 2-3 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अपना चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो रासायनिक साम्य, पहली बात तो रासायनिक साम्य, अपन जो रासायनिक साम्य वाला चैप्टर पढ़ते हैं वो अवस्थाओं के लिए पढ़ते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी ना उसके लिए पढ़ेंगे, कोई भी आयनिक रिएक्शन के लिए अपन ये नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शंस अलग होती हैं, आयनिक रिएक्शंस में आयंस आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाले आयंस आते हैं, और केमिकल रिएक्शंस होती है उनके लिए अपन पढ़ेंगे। तो पहली बात तो केमिकल इक्विलिब्रियम आता क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य अवस्था। मैंने विलियन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, साम्य अवस्था कब आती है, जब
देखो मैंने साम्यावस्था तुमको थोड़ा बताया था, गैस से द्रव बनना, गैस और द्रव के बीच में, वाष्प और द्रव के बीच में साम्य स्थापित हुआ था। मतलब गैस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रही है, मतलब ए से बी भी बन रहा है और बी से सी बनने की दर है जो बराबर हो जाए तब साम्य आता है। तो उससे पहले अपन को ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं तुमको यही बताता हूँ कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो एक तरफा बनाना, देखो ऐसे समझना थोड़ा आसान होता है, तो ऐसे ही अपन समझेंगे। तो देखो इधर लिखते हैं अपन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, और इधर लिखते हैं अपन उत्क्रमणीय। तो अब मैं पहली बार बता रहा हूँ बस हिंदी, इसके बाद अपन लिखेंगे इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और इधर लिखेंगे रिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मान लो ए है, उससे बी बन जाएगा, लेकिन बी से कभी भी ए नहीं बनेगा। मतलब जो रिएक्शन है वो विपरीत दिशा में कभी नहीं जाएगी। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनेगा बस, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी नहीं बनेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय नाम ही है कि रिवर्सिबल नहीं होती है ना। तो यह अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में चलती है। पहली बात, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो सिर्फ अग्र दिशा में चलती है, अग्र दिशा में चलेगी, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में नहीं चलती है। अग्र दिशा में चलती है तो प्रोडक्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा बनाएगी, 100% बनाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बन रहा है तो प्रोडक्ट 100% बनेगा, है ना। 100% बनाएगी और ये एक निश्चित समय में भी पूर्ण होती है। पूर्ण होगी, अब ये निश्चित समय में पूर्ण होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ग्राफ कैसा बनेगा इसका, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, समय। तो देखो समय के साथ साथ ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब समय के साथ साथ रिएक्टेंट है जो खत्म होगा, क्या होगा, खत्म होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समय के साथ साथ इसका ग्राफ है जो नीचे जाता जाएगा और इधर मिल जाएगा। यानी इस समय पर, ये टी समय पर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट बराबर 0 हो गए। टी समय पर अगर कहीं भी ग्राफ में अपन को पूछा जाए कि ये किस किस प्रकार की अभिक्रिया का ग्राफ है और वो नीचे समय की तरफ, जो रिएक्टेंट का ग्राफ है वो समय की तरफ 0 टच हो जाए, 0 पे, यानी टच हो जाए, मतलब इधर 0 से तो स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मेजरमेंट होगा। तो कहीं भी मतलब ब्रॉड रिएक्टेंट है वो इधर समय वाले ग्राफ से टच हो जाए, 0 पे आ जाए इधर इस वाले पॉइंट पे, तो ये किसका अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय का। क्योंकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है, प्रोडक्ट 100% बनता है और निश्चित समय में पूर्ण होती है। अब देखो, है ना, पहली बात तो, है ना। अब देखो अगर अपन कोई भी रिएक्शन है जो 100% बनती है, देखो कैसे होती है यह अभिक्रिया, है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया खुले पात्र में होती है। पहली बात तो खुले पात्र में होगी, है ना, खुले पात्र में होगी और निश्चित समय में पूर्ण होगी। खुले पात्र में होगी जैसे किसी भी चीज़, कोई भी दहन की रिएक्शन, कोई भी चीज़ को जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना या दहन की रिएक्शन है वो सब खुले पात्र में होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, देखो कोई भी अवक्षेप जैसे AgNO3 प्लस NaOH, ये एक नॉर्मल अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसमें क्या है, अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, दहन की प्रक्रिया, अवक्षेपण। अवक्षेपण मतलब जो भी, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड रिएक्शन अपन करा रहे हैं इसमें नीचे अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप मतलब सॉलिड, सॉलिड नीचे बन जाए ऊपर बन जाए, ये उस रिएक्शन पर निर्भर करता है, पर मतलब अवक्षेप बनता है। अब अवक्षेप किसका बनेगा, इसमें AgCl का, AgCl का वाइट, कैसा होता है, WHIT, वाइट PPT बनती है, क्या बनती है, वाइट PPT, वाइट पीपीटी बनती है AgCl की, है ना। AgCl की वाइट पीपीटी बनती है। AgCl कभी भी गैसेज लिक्विड नहीं होता, ये सॉलिड होता है ना। और इधर क्या बन जाएगा, बचेगा क्या, NaCl से रिएक्शन करा रहे हैं अपन, NaCl से, है ना।
AgCl, है ना, तो इधर बनेगा NaNO3, है ना, NaNO3 बन जाएगा। तो ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है। और देखो कौन सी रिएक्शंस होती है, और देखो प्रबल अम्ल। पहली बात तो अपन बात करते हैं कि प्रबल अम्ल, है ना, या प्रबल क्षार। प्रबल क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन। मैंने बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। कैसे, प्रबल अम्ल HCl है, प्रबल क्षार क्या है, NaOH। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में मतलब उदासीन हो जाएंगे। तो इसमें से देखो, एक तो लवण बन गया। लवण खुद उदासीन होता है। उदासीन होता है कि नहीं होता, नमक खाते हैं अपन, ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, ये उदासीन होता है। वाटर, एक वाटर बनाएंगे तो ये दोनों ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो पहली बात तो अपन को बताया कि प्रबल अम्ल है अल्फा 100%, अल्फा 100%, प्रबल क्षार है अल्फा 100%। और जब ये अल्फा का 100% है तो ये टूटेंगे भी तो पूर्णता है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार वाली रिएक्शंस होती है, उनके लिए अल्फा होता है वो 100% होता है, और अल्फा उनका 100% है। तो वो रिएक्शंस हैं वो अनुत्क्रमणीय रिएक्शन दिखाएंगे, वापस थोड़ी ना आएंगे, वो हमेशा उसमें प्रोडक्ट थोड़ी ना बचेगा, वो अभिकारक क्रियाकारक थोड़ी ना बचेगा। अब जिन रिएक्शंस में प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आते हैं वो उदासीनीकरण रिएक्शन दिखाते हैं, और ऐसी रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होती है। और एक खुले पात्र में विघटन की अभिक्रिया, ये वाली रिएक्शन है ना, केमिस्ट अपनी बुक में दे रखी है और ये याद भी आनी चाहिए। ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये मतलब ये अपन को याद होना चाहिए। ये जो, और एक ये मेन रिएक्शन है खुले पात्र में। ये मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मेन रिएक्शन क्या है, खुले पात्र में विघटन। अब जो खुले पात्र में विघटन है ये एक मेन रिएक्शन होती है। क्यों खुले पात्र में विघटन है जो मेन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि देखो खुले पात्र में विघटन है जो एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है केमिस्ट्री की बुक में। तो ये खुले पात्र में विघटन क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है ना। ये किस में टूटता है, CaO में प्लस CO2। अब पात्र खुला हुआ है, तो पात्र खुला हुआ है तो CO2 उड़ जाएगी, क्योंकि CO2 एक गैस है। तो अब देखो CO2 तो उड़ चुकी है। अब CO2 उड़ चुकी है तो क्या CO2 से रिएक्शन करके वापस CaCO3 बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये कैसी है, खुले पात्र में कोई रिएक्शन होती है तो वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होती है। अब उत्क्रमणीय रिएक्शन के बारे में अपन देखते हैं। जो उत्क्रमणीय रिएक्शंस होती हैं, पहली बात तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, वापस भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। तो इसमें देखो ऐसी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उनको कैसे दिखाते हैं। अब ऐसे दो बार नहीं लिखते हैं, एक बार इधर आधा चिन्ह लगा देते हैं, एक बार इधर आधा चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गया साइन उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। इसका मतलब है इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। इतना समझ आ गया। अब जो ये अभिक्रियाएं होती हैं इनमें क्या कभी रिएक्टेंट खत्म होगा, कभी भी ये रिएक्टेंट, पहली बात तो ये दोनों दिशाओं में चलेगी, है ना, दोनों दिशाओं में जाएगी, है ना, है ना। तो दोनों दिशाओं में जाएगी तो इन अभिक्रियाओं के लिए रिएक्टेंट कभी खत्म होगा। ये रिएक्टेंट है और जो समय के बीच ग्राफ है इसमें रिएक्टेंट कभी समय के साथ खत्म होगा नहीं, तो इसके लिए समानुपाती आ जाएगा, इधर ऐसे चलता ही जाएगा, रिएक्टेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये अभिक्रिया है जो अनंत समय में पूर्ण होगी। ये अभिक्रिया है अनंत समय में पूर्ण होगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है और इन्हीं अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है। अब देखो इसके लिए मेन एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बंद पात्र में विघटन की अभिक्रिया, बंद पात्र में विघटन की अभिक्रिया, है ना। एनसीईआरटी में मेन एग्जांपल क्या दे रखा है, बंद पात्र में विघटन की अभिक्रिया। अब बंद पात्र में विघटन की अभिक्रिया कैसी है, देखो पहली बात तो ये जो रिएक्शंस होती हैं उत्क्रमणीय रिएक्शन, ये बंद पात्र में होती है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से कोई रिएक्शंस में मतलब कोई रिएक्शन कराई अपन ने, उसमें से ऐसा प्रोडक्ट बन गया जैसे इसमें बना CO2, अब ये उड़ गई खुले पात्र में, तो रिएक्शन वापस कहाँ से बनेगी भाई,
है ना। वापस कहाँ से आएगा, वापस कहाँ से CaCO3 बनाएंगे अपन, वापस कहाँ से CaCO3 बनाएंगे। तो बंद पात्र में विघटन या देखो ज़्यादातर उत्क्रमणीय रिएक्शंस होती है वो बंद पात्र में होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाने के लिए प्रोडक्ट होना भी तो चाहिए रिएक्शन की जगह पर, है ना। तो देखो CaCO3 ये सॉलिड होता है। अब इसमें देखो ये वाला चिन्ह आएगा। अब CaO ये लिक्विड होता है, नहीं ये भी सॉलिड होता है ना, सॉलिड प्लस CO2 अब ये गैस होती है। अब ये बंद पात्र में है तो ये दोनों आपस में मिलके ये वाली रिएक्शन उल्टी कर देंगे, है ना। तो ये होता है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उनमें उनमें क्या होता है कि तुरंत ही उनमें अल्फा होता है वो पूर्णतः वियोजित हो जाता है। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की रिएक्शन को छोड़कर जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, प्रबल अम्ल क्षार रिएक्शंस को छोड़कर, है ना, प्रबल अम्ल की रिएक्शन होती है ना, प्रबल अम्ल की उन रिएक्शंस को छोड़कर जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी अभिक्रियाओं में मतलब प्रबल अम्ल नहीं होना चाहिए उस समय। और उस प्रबल अम्ल को छोड़कर जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी की सभी क्षार प्रबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन, है ना, क्षार प्रबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रबल अम्ल नहीं होना चाहिए। अगर प्रबल अम्ल हुआ तो वो पूर्णतः टूटकर H+ दे देगा, जो कि नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। तो मेरा मतलब प्रबल प्रबल दोनों चीज़ प्रबल नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ प्रबल हो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों चीज़ प्रबल नहीं होनी चाहिए। और ऐसी सारी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं उत्क्रमणीय रिएक्शंस। क्या होती है, वो होती है उत्क्रमणीय रिएक्शंस। देखो ये वाली, इसमें देखो ये दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल Na से रिएक्शन करके CH3 Na+H2 बना देगा, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना। तो ये इसमें उल्टा भी हो रहा है ना। तो ये हो गया अपने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिएक्शंस खत्म। अब देखो अब अपना अगला टॉपिक है कि साम्य अवस्था। अब देखो साम्य के बारे में पढ़ते हैं अपन। साम्य क्या होता है, देखो अपन ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ ली। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता क्या है कि बंद पात्र में कोई रिएक्शन होती है ना, और उसमें रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, यानी अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में रिएक्शन होती है। तो एक बात बताओ, एक समय तो ऐसा भी तो आएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की दर बराबर हो गई। यानी 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 साम्य क्या होता है, साम्य होता क्या है, मतलब अग्र अभिक्रिया की दर, मतलब अग्र अभिक्रिया कौन सी होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, ऐसी अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, मतलब अग्र अभिक्रिया की दर क्या होती है, दर होती है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब कितने टाइम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, पर टाइम कितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर अभिक्रिया की दर है वो बराबर हो जाए पश्चात अभिक्रिया की दर, यानी पी से आर बन रहा है उस रिएक्शन, यानी पश्चात अभिक्रिया की दर के, अगर पश्चात अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, साम्य आ जाएगा। अब दर क्यों कह रहा हूँ मैं, दर का मतलब होता है एक टाइम में, जैसे एक पर्टिकुलर एक मिनट में रिएक्टेंट से क्रियाकारक से उत्पाद 1000 बन रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, दर हो गई पर मिनट 1000 प्रोडक्ट बनाने की दर हो गई अभी अग्र अभिक्रिया की। लेकिन अब यही दर पर मिनट 1000 प्रोडक्ट बनाने की दर, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की दर है, वही दर अगर उल्टी हो जाए, जैसे पश्चात अभिक्रिया की दर होती है जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी 1000 बन रहे हैं, तो रिएक्शन एक स्थिर अवस्था में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। मतलब 1000 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं और 100 ही रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो रिएक्शन में दोनों चीज़ें बराबर बन रही हैं, तो मतलब फिक्स हो जाएगा कि मान लो
मान लो इधर भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फिक्स हो गया और इधर भी प्रोडक्ट फिक्स हो गया, तब साम्य आ जाएगा। पर मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि रिएक्शन में मान लो दर ही तो बराबर हुई है, पर ये थोड़ी ना जरूरी है कि दोनों की सांद्रताएं बराबर हो गई। सांद्रता बराबर होना कोई जरूरी नहीं होता है, दर बराबर होना जरूरी है। दर तो चाहे इधर मान लो 1000 प्रोडक्ट है, इधर 5000 है ना, और इन दोनों की बनने की दर, इधर आर से पी बनने की दर 100 है और इधर पी से आर बनने की दर है वो 100 है। अब इधर तो 1000 है, इधर 5000 प्रोडक्ट है, इधर 1000 रिएक्टेंट है, पर दर बराबर हो गई तो अब रिएक्शन कहीं आगे जाएगी का। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देगा, तो दर तो बराबर हो गई, तो मतलब साम्य तो आ गया। लेकिन क्या सांद्रता बराबर हुई? नहीं, सांद्रता से तो कोई मतलब ही नहीं है साम्य का। दर से मतलब है दर पे स्थापित होता है ना। तो साम्य का पहला लक्षण है कि साम्य पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, साम्य पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता नियत होती है, फिक्स हो गई। 1000 है तो 1000 ही रहेगी, 5000 है तो 5000 ही रहेगी, ये थोड़ी ना है कि बराबर होगी। तो ये साम्य के मेन पॉइंट है। साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अभिलक्षण है, अतः यह बंद पात्र में स्थापित होता है। दूसरा है, साम्य पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता नियत होती है, फिक्स नहीं होती। फिक्स होती है पर बराबर नहीं होती। तो देखो, है ना, है ना। लेकिन साम्य पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होती है पश्च अभिक्रिया की दर के। तो अपन देखते हैं कि जो अब साम्य पर क्या होता है। मतलब देखो, साम्य पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता फिक्स हो जाती है, नियत। मान लो ये है, ये सांद्रता है, ये सांद्रता है ना। अब देखो, टी बराबर 0 समय पर जीरो सांद्रता किसकी होगी? प्रोडक्ट की। और सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी होगी? रिएक्टेंट की। ठीक है, ये समय बढ़ रहा है, इधर टाइम है ना। अब जैसे जैसे टी बराबर 0 पर तो प्रोडक्ट है ही नहीं, 0 है ना, और रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा है। अरे जैसे अपन को कोई भी रिएक्शन करानी है, उसमें सबसे पहले अपन क्रियाकारक की तो लेंगे, क्रियाकारक की तो सांद्रता होगी जितनी होगी। तो अब मान लो समय के साथ साथ जैसे रिएक्शन होगी, क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटेगी, फिक्स हो गई। क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, टच तो होगी नहीं, 0 तो होंगे नहीं। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे फिक्स हो जाएगी। इस टाइम पर दोनों की सांद्रताएं नियत हो गई, ना तो इसकी बढ़ रही ना इसकी बढ़ रही। समय बढ़ रहा है लेकिन सांद्रताएं कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रही, फिक्स हो गई। लेकिन क्या दोनों की सांद्रताएं बराबर है? नहीं, रिएक्टेंट की सांद्रता तो इतनी रह गई, कितनी? 2 पर आ गई, और प्रोडक्ट की सांद्रता 2, 4, 6, 8 पर पहुंच गई। मतलब साम्य स्थापित हुआ है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद 2 से 8। इधर 2 अणु है, इधर 8 अणु, ऐसे साम्य स्थापित हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें सांद्रता नियत हुई है लेकिन बराबर नहीं हुई, है ना। तो एक ग्राफ तो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट की सांद्रता साम्य पर कम है प्रोडक्ट से। सही बात है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। अगर ग्राफ ऐसे दे दे, ग्राफ ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ये सांद्रता है और ऊपर वाला रिएक्टेंट होता है, नीचे वाला प्रोडक्ट होता है, और ये टाइम बढ़ रहा है इधर, है ना। तो अब इस ग्राफ में क्या है कि सांद्रता इस समय पर फिक्स तो हुई है, लेकिन रिएक्टेंट की सांद्रता अभी भी ज़्यादा है। रिएक्टेंट की सांद्रता है वो अभी भी ज़्यादा है प्रोडक्ट से। तो इस वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ ये बता रहा है कि सांद्रता साम्य तो स्थापित हो गया पर अभी भी रिएक्टेंट की सांद्रता ज़्यादा है प्रोडक्ट से। अब अगर ग्राफ सांद्रता का दिया जाए कि यहाँ से ऐसे जाला,
यहाँ से ऐसे चला, तो अभी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। इस वाले ग्राफ में यहाँ पर टी समय पर दोनों की सांद्रताएं बराबर भी हो गई और नियत भी हो गई। तो इस वाली रिएक्शन में सांद्रता है जो नियत भी है और बराबर भी है। इनमें नियत है लेकिन एक की ज़्यादा एक की कम है ना। अब लेकिन अगर अपन ग्राफ देखें विद इधर टाइम और इधर ले लें अपन रेट ऑफ रिएक्शन ROR। इधर क्या ले लें अपन, रेट ऑफ रिएक्शन ले लें, तो दर ले लें या रेट ऑफ रिएक्शन ले लें। तो इधर देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। नियत नहीं होती, बराबर होती है। एक समय पर दोनों की सांद्रताएं बराबर होती है। ये तो ऐसा ग्राफ दिखे और ROR दिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन का है, लेकिन सांद्रता दिखे तब कह देना है कि सांद्रता नियत तथा बराबर दोनों है। क्वेश्चंस आते हैं, नीट में पूछा गया है, ये वाला ग्राफ पूछा गया है। ठीक है, कि दर और समय के साम्य पर अभी अग्र अभिक्रिया की दर और पश्चात अभिक्रिया की दर बराबर होती है। कैसी होती है दर? ग्राफ पूछा गया है कि साम्य पर दर व समय के मध्य कौन सा ग्राफ सही है? तो ये वाला सही है, क्योंकि अग्र अभिक्रिया की दर पश्चात अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है साम्य पर। इतना अपन को समझ आ गया। अब देखो साम्य है, उस पर देखो हो क्या रहा है। साम्य पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है बराबर, रिएक्टेंट बन रहा है बराबर, साम्य स्थापित हो चुका है। लेकिन देखो इस पर मान लो 100 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 100 प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट बना रहे हैं। इनकी सांद्रता, इसकी सांद्रता x है, इसकी सांद्रता y है। बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई मतलब नहीं है इस बात से। पर जो उत्पाद बनने की प्रकृति है, दोनों बनाने की प्रकृति है, वो फिक्स है, बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शंस फिक्स है, बराबर है दोनों की, है ना। तो मतलब एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब साम्य स्थापित हो गया, मान लो 20-80 पर साम्य स्थापित हो गया, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट 20 बचा और प्रोडक्ट 80% बन गया, है ना। तो अब ये तो फिक्स हो गया, नियत हो गई सांद्रता, है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है क्या? नहीं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना बंद हुआ है? नहीं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना बंद हुआ है? नहीं। मतलब साम्य है जो गतिक है, पहली बात तो, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो भी बन रहे हैं 100, वो तो बनते ही रहेंगे अनंत समय तक। साम्य है जो गतिक अवस्था होता है, यानी डायनेमिक होता है। क्या होता है? डायनेमिक होता है। क्या होता है? साम्य गतिक होता है, डायनेमिक होता है ना। लेकिन स्थायी अवस्था है, क्योंकि इसकी जो सांद्रताएं हैं वो स्थायी हो गई, तो ये क्या है? स्थायी अवस्था है, स्थायी अवस्था है। साम्य गतिक है लेकिन स्थायी है। साम्य पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्चात अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है, और साम्य कभी भी किसी भी दिशा में स्थापित हो जाता है। ये थोड़ी ना है कि रिएक्टेंट हमेशा कम होंगे, प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा होगा। ऐसा भी हो जाता है, रिएक्टेंट 70% हो जाए, प्रोडक्ट 30% ही बने और तभी साम्य स्थापित हो जाए, तो ये साम्य बैकवर्ड है। ये साम्य क्या है? फॉरवर्ड है। तो साम्य अग्र दिशा में भी स्थापित हो सकता है, पश्चिम दिशा में भी स्थापित हो सकता है, साम्य कहीं भी स्थापित हो सकता है। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब अपन को साम्य के बारे में पता चल गया। अब साम्य कई प्रकार का होता है। भौतिक साम्य होता है, जो भौतिक अवस्थाओं के मध्य स्थापित होता है, वो भौतिक साम्य कहलाता है। जैसे जल में लिक्विड और गैस के रूप में, है ना, वाष्प और द्रव के रूप में, है ना, और ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में भी साम्य स्थापित होता है ना। तो ये तो होता है भौतिक साम्य। और अपन पढ़ते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य दो प्रकार का होता है, सहसंयोजक साम्य और एक आयनिक साम्य। अपन इस चैप्टर में ज़्यादातर कवर करेंगे सहसंयोजक साम्य। सहसंयोजक मतलब जिनमें सहसंयोजक रिएक्शंस होती हैं, उसे कहते हैं अपन, वो वाली रिएक्शंस कवर करेंगे। अब इस सहसंयोजक रिएक्शंस में दो प्रकार का साम्य होता है। देखो इधर देखो,
है ना। दो प्रकार का साम्य होता है, एक होता है सहमांगी साम्य, एक होता है विषमांगी साम्य। सहमांगी साम्य क्या होता है, एक ही भौतिक अवस्था होती है सहमांगी साम्य में। मतलब सारे जो PCl5, PCl3, Cl2 सारी गैसेस एक ही अवस्था में, ये भी एक ही अवस्था में, ये भी एक ही अवस्था में। और विषमांगी साम्य क्या होता है, एक से अधिक अवस्थाओं के बीच में साम्य हो। अब देखो इसमें सॉलिड है, इसमें सॉलिड है, ये क्या है, विघटन की अभिक्रिया है ना। ये वाली रिएक्शन हमेशा एनसीईआरटी में है ना। और एक होता है आयनिक साम्य, जो आयनित और अनायनित भाग के बीच में होता है। ये अनायनित भाग है और ये आयंस के रूप में है, इनके बीच में जो साम्य स्थापित होता है उसे आयनिक साम्य कहते हैं। तो ये है साम्य के प्रकार। अब अपन इसमें देखो, इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे अपन, भौतिक साम्य तो लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये वाला साम्य पढ़ेंगे सह संयोजक। फिर अगला चैप्टर आएगा आयनिक साम्य का, जिसमें आयंस के बीच में साम्य स्थापित होगा और वो बड़ा चैप्टर है ना। तो इतना अब समझ आ चुका है अपन को साम्य के बारे में, हल्का हल्का अपन जानने लगे हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इस क्लास से लेने से पहले, अब इस जो अगली क्लास है उसे लेने से पहले वाष्प दाब का जो ताप पर प्रभाव है ना, वो पढ़ के आना, क्योंकि मैंने पढ़ाया है उसे पढ़ के आना, अच्छे से समझ के आना, क्योंकि उसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। उसके फॉर्मूले जो रिएक्शंस हुई हैं उसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसको पढ़ के आना, ठीक है। फिर अपन इस चैप्टर को फास्ट फॉरवर्ड करके सॉल्व कर देंगे जल्दी से, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है ना, कर देंगे अपन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बड़ा चैप्टर है लेकिन अपन कर देंगे। चलो तो आज के लिए यही इतना ही काफ़ी है।